तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली पीपीपी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ के साथ आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के सभी पीडीएफ अवेलेबल है चारों के चारों पेपर्स की। आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करते हुए विच इज iibf.info। तो वहां पर जाकर के अभी गो थ्रू कर लीजिए एंड फर्दर आपको वो सारा का सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। पीपीपी की 15 केस स्टडी की वीडियोस भी हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करता है और इसमें प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को शामिल किया गया है। इसके अलावा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। आज पर तो कस्टम एंड यूजेज काफी ज्यादा आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पे ऑर्डर, बैंक चेक, गवर्नमेंट का प्रोमिसरी नोट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से जो बेसिक फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज एक्चुअली फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो जस्ट बाय डिलीवरी, अगर उसमें बेयरर इंस्ट्रूमेंट है एंड अगर वो पेबल टू ऑर्डर है तो एंडोर्समेंट करते हुए आप उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। एंड इसमें टर्म्स यूज होती है जैसे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको भी फर्दर आगे समझेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को टाइटल मिलता है जिसमें कोई भी डिफेक्ट शामिल नहीं होता है, यानी कि उसका टाइटल एब्सोल्यूट होता है। चलिए, जब हम होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक डिफरेंस समझते हैं कि होल्डर कौन होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। अगर हम डिफरेंट सेक्शन वाइज बात करें तो जो होल्डर होता है उसको सेक्शन 8 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन किया जाता है, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेक्शन 9 में डिफाइन किया जाता है। अब होल्डर होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई कंसीडरेशन हो, यानी कि कंसीडरेशन जो है दैट इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ होल्डर। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो लीगल कंसीडरेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपस में कुछ लेन देन हुआ हो जिसके बदले में वो इंस्ट्रूमेंट पर्सन को मिला होगा। तो यहां पर लीगल कंसीडरेशन होना काफी ज्यादा मैंडेटरी है, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ होल्डर। इसी तरह से अगर हम एक्चुअल पोजेशन की बात करें तो होल्डर के पास एक्चुअल पोजेशन होना इंस्ट्रूमेंट का जरूरी नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा, ज्यादा बेटर वे में आप समझ पाएंगे। तो एक्चुअल पोजेशन होना होल्डर के केस में जरूरी नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में एक्चुअल पोजेशन का होना भी जरूरी है। एंड फर्दर, अगर इंस्ट्रूमेंट का टाइटल डिफेक्टिव है, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर इंस्ट्रूमेंट का टाइटल डिफेक्टिव है, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई राइट नहीं बनता है, तो उसके केस में जो होल्डर होगा उसका इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट होगा, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट का टाइटल डिफेक्टिव है लेकिन पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसका जो टाइटल होता है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको छोटी सी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पर्सन ए ने एक इंस्ट्रूमेंट था, उसने ड्रॉ किया एंड पर्सन बी को दे दिया, यानी कि पर्सन ए जो था वो यहां पर बन गया ड्रॉर एंड पर्सन बी बन गया यहां पर पे, जिसको ये पैसा मिलना था। अब पर्सन बी ने इस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर आगे एंडोर्स कर दिया पर्सन सी के पास, पर्सन सी ने कर दिया पर्सन डी के पास, पर्सन डी ने कर दिया पर्सन ई के पास। पर्सन ई से इंस्ट्रूमेंट जो था वो चोरी हो गया या फिर गुम हो गया, पर्सन एफ को इंस्ट्रूमेंट मिला एंड फर्दर उसने एक लीगल कंसिडरेशन के लिए पर्सन जी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब यहां पर देखेगा एक्चुअल पोजेशन जो है इंस्ट्रूमेंट का वो यहां पर पर्सन जी के पास है एंड इसने एक लीगल कंसिडरेशन के लिए, वैलिड कंसिडरेशन के लिए इसने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को लिया है। तो पर्सन जी जो होगा वो होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, और जो बाकी पर्सन यहां पर है पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, वो यहां पर होल्डर की कैटेगरी में शामिल होते हैं। अब चाहे ये इंस्ट्रूमेंट यहां पर चोरी हो गया था, चुराया हुआ इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन पर्सन जी ने इस इंस्ट्रूमेंट को एक वैलिड लीगल कंसिडरेशन के लिए एक्सेप्ट किया है, तो उसका टाइटल यहां पर डिफेक्ट नहीं होगा। इन केस अगर पर्सन जी इस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करता है बैंक में एंड बैंक इस इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर भी कर देता है,
तो भी यहां पर पर्सन जी जो है वो पर्सन एफ एंड जो प्रायर पार्टीज हैं उनके ऊपर केस डाल सकता है। लेकिन पर्सन एफ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो होल्डर था, ना ही वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, और साथ ही साथ जो बाकी पर्सन है वो यहां पर होल्डर की कैटेगरी में रहेंगे। अब अगर होल्डर की राइट की बात करते हैं तो होल्डर इंस्ट्रूमेंट का डुप्लीकेट ले सकता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट अगर चोरी हो जाता है तो उसके केस में अगर होल्डर चाहे तो वो डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट आपका क्रॉस्ड नहीं है तो होल्डर उस इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस भी कर सकता है। क्रॉस इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे आपके पास लेट से एक चेक था, वो चेक जो था वो नॉर्मल चेक था, वो अकाउंट पे ही चेक नहीं था, वो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट था। तो आप ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन डाल करके उस इंस्ट्रूमेंट को अकाउंट पे इंस्ट्रूमेंट यहां पर बना सकते हो। आप अगर एक जनरली क्रॉस चेक है तो उसको स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट भी कर सकते हो। होल्डर जो है वो अपने नाम में पिछली सभी पार्टीज को सू कर सकता है। होल्डर अगर कोई इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है, इन टर्म्स को ना ध्यान से समझिएगा, अगर कोई इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है यानी कि कोई इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, तो उस सिनेरियो में जो होल्डर है वो उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर सकता है, उसको अलाउ किया जाता है। एंड होल्डर जो होता है वो यहां पर जो पर्सन पेमेंट करने वाला उसको एक कंप्लीट एंड वैलिड डिस्चार्ज भी दे सकता होता है। और अगर हम होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जितनी भी प्रायर पार्टीज होती, जैसे मैंने पर्सन जी के केस में आपको बताया कि जितनी भी प्रायर पार्टीज थी सभी की सभी पार्टीज यहां पर लायबल रहेंगी टू द पर्सन जी। अगर पर्सन जी का इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, यानी कि पर्सन जी जो है वो पर्सन एफ को भी सू कर सकता है, पर्सन ई को भी सू कर सकता है, एंड सो ऑन। एंड दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। एंड यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो कंसेप्ट है वो यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब एक बेसिक चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट। देखिए जब ये दो टर्म्स हमारे सामने आती हैं तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगोशिएशन क्या होता है एंड फॉर द एंडोर्समेंट क्या होता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जाएगा इस मैनर में कि इस इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि जो कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट था उसका टाइटल भी फर्दर आगे चला जाएगा, एंड जिस पर्सन को आगे ट्रांसफर किया उसको उसका टाइटल यानी कि हकदार यानी कि मालिकाना हक मिल जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं एंडोर्समेंट के बारे में, जिसको सेक्शन 15 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है, एक तरीका है एंडोर्समेंट नेगोशिएशन करने का, यानी कि नेगोशिएशन करने के लिए एंडोर्समेंट की जाती है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जहां पर जो मेकर है या होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, वो यहां पर इंस्ट्रूमेंट के फेस के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड के ऊपर साइन करते हुए फर्दर आगे एंडोर्स कर देता है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर एंडोर्स हो सकते हैं उनकी टाइप को समझ लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक चेक को या फिर प्रोमिसरी नोट को या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को ही एंडोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी और इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स फर्दर आगे नहीं किया जा सकता। एंड फर्दर एंडोर्समेंट कौन कर सकता है? जो भी मेकर होगा या फिर होल्डर होगा। कौन कौन कर सकता है? मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर सकता है, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट को फर्दर आगे एंडोर्स कर सकता है। एंड नंबर ऑफ एंडोर्समेंट के बारे में कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अनलिमिटेड टाइम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एंडोर्स किया जा सकता है। और अगर यहां पर इंस्ट्रूमेंट के फेस के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड के ऊपर जो स्पेस थी वो खत्म भी हो गई है तो आप अलग से एक पेपर अटैच करते हुए फर्दर एंडोर्समेंट कर सकते हैं। एंड इस एक्स्ट्रा पेपर को अलॉन्ज के नाम से जाना जाता है। तो अगर पेपर की स्पेस खत्म भी होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फर्दर आगे एंडोर्समेंट कर सकते हैं। और यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या माइनर जो है वो एंडोर्समेंट कर सकता है, यस और नो? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या माइनर जो है वो एंडोर्समेंट कर सकता है। तो सेक्शन 26 ध्यान रखिएगा, सेक्शन 26 है एनआई एक्ट का जो माइनर को अलाउ करता है कि भाई यस माइनर भी एंडोर्समेंट फर्दर आगे कर सकता है।
अब यहां पर एंडोर्समेंट की टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग वेरियस टाइप्स आपके पास एंडोर्समेंट को लेकर के कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट्स द ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर कर दिए और कुछ भी नहीं। तो इसके साथ आपका जो इंडोर्समेंट होती है वो बेसिकली एक तरह से बेरर इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको माना जा सकता है। एंडोर्सर यानी कि पर्सन ए ने अगर इंस्ट्रूमेंट देना था पर्सन बी को, तो यहां पर पर्सन ए सिग्नेचर करेगा, तो पर्सन ए जो होगा वो बन जाएगा एंडोर्सर। पार्टीज के नेम ध्यान से समझिएगा, जिस पर्सन के नेम में सिग्नेचर किए गए हैं वो यहां पर बन गया एंडोर्सी। तो यहां पर पर्सन ए ने पर्सन बी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, एंडोर्स कर दिया है, और अगर उसने सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिग्नेचर्स किए हैं, कुछ भी और मेंशन नहीं किया है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में माना जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर उसको कंसीडर किया जाएगा। एंड फॉर द सेकंड एंडोर्समेंट जो रहती है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एंडोर्समेंट इन फुल। एंडोर्समेंट इन फुल का मतलब है आप कंप्लीट जो नेम है पर्सन का वो यहां पर लिखते हैं कि काइंडली पे टू राजेश। अगर मैंने लिखा पे टू राजेश, इसका मतलब है कि अब जो पैसा है वो राजेश को पे किया जाएगा। साथ में मैंने सिग्नेचर्स यहां पर कर दिए, तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ राजेश को ही अब मिलने वाली है। तो ये होती है एंडोर्समेंट इन फुल। एंड थर्ड जो टाइप होती है, दैट्स द रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। अब रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट के केस में फर्दर आगे एंडोर्समेंट नहीं की जा सकती है, यानी कि अगर लिखा जाए पे टू राजेश ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राजेश को ही पेमेंट की जाए, तो जिस पर्सन को ये मिला है, इंस्ट्रूमेंट मिला, एंडोर्सर होगा जो, वो फर्दर आगे एंडोर्स नहीं कर पाएगा। दिस इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एक और इंपॉर्टेंट एंडोर्समेंट यहां पर एग्जिस्ट करती है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द पार्शियल एंडोर्समेंट। मान लीजिए एक चेक है आपके पास, उसका अमाउंट था 50,000 रुपीज का, और आपने पेमेंट करनी थी पर्सन ए को 30,000 की और पर्सन बी को 20,000 की पेमेंट करनी थी। तो आपने लिख दिया पे टू पर्सन ए ₹30,000, पे टू पर्सन बी ₹20,000। तो उसको हम कहते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट। लेकिन ऐसी एंडोर्समेंट बैंक में कतई मायने नहीं रखती है, एंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पे नहीं किया जाएगा, लेकिन एग्जिस्ट करती है। एक बहुत ही ज्यादा एक अच्छी एंडोर्समेंट की टाइप, एक इंपॉर्टेंट एंडोर्समेंट की टाइप है, दैट्स द कंडीशनल एंडोर्समेंट। देखिए कंडीशनल एंडोर्समेंट नाम से पता लग जाता है कोई ना कोई कंडीशन लगाई जाएगी। जैसे कि कह दिया जाए पे टू राजेश व्हेन ही बाइज अ कार, पे टू राजेश व्हेन ही बाइज अ कार। अब बैंक कहीं पर वेरीफाई करने तो जाएगा नहीं, तो ये भी यहां पर बैंक पेमेंट कर देगा, लेकिन कंडीशन को वेरीफाई करने का काम बैंक का नहीं रहेगा, उसको वेरीफाई करना जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट एंडोर्समेंट एक और यहां पर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। देखिए ये एंडोर्समेंट जो होती है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन बरतने के लिए, यानी कि सावधानी बरतने के लिए है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया पर्सन बी को, पर्सन बी ने दिया पर्सन सी को, पर्सन सी ने एंडोर्समेंट जब की, उसने सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट करके दे दिया पर्सन डी को। अब इन केस अगर पर्सन डी यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाता है और इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, उसके केस में पर्सन डी जो है पर्सन बी के ऊपर केस फाइल कर पाएगा, पर्सन ए के ऊपर केस फाइल कर पाएगा, लेकिन पर्सन सी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट थी। तो यहां पर बिना किसी रिकोर्स के यहां पर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसने यही लिखा है जब उसने सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट के बारे में कहा, राइट। फिर हमारे पास जो टाइप फर्दर एग्जिस्ट करती है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होती है, समझते हैं आगे। आई होप कि आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई होगी। तो जब भी कोई एंडोर्समेंट डिसऑनर होता है, जब भी कोई आपका इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, तो आपको उसकी नोटिंग करवानी पड़ती है, आपको पर्टिकुलरली उसको फर्दर आगे लेके जाना पड़ता है नोटरी में,
तो यहां पर उस नोटरी में लेके जाने से पहले आपको एक डिसऑनर का नोटिस देना पड़ता है। जब फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट होती है तो उस टाइम पर ये जो डिसऑनर का नोटिस होता है ये आपको नहीं देना पड़ता, ये इस फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में होता है। ठीक है, तो डिसऑनर का जो नोटिस होगा वो यहां पर नहीं देना पड़ेगा इस केस में। फर्दर जो एंडोर्समेंट है दैट्स रिलेटेड टू द फोर्स्ड एंडोर्समेंट, जो एट्थ टाइप है फोर्स्ड एंडोर्समेंट की है। अब इस केस में जो पेइंग बैंकर होता है उसको प्रोटेक्शन मिलती है फोर्स्ड एंडोर्समेंट के केस में। जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी को एंडोर्स किया, पर्सन बी ने पर्सन सी को, पर्सन सी ने पर्सन ई को एंडोर्स कर दिया, लेकिन जबकि डी के पास भी इंस्टॉलमेंट आया था, उसके सिग्नेचर यहां पर एंडोर्समेंट नहीं मिले, तो यहां पर इरेगुलरिटी हो गई, यहां पर एंडोर्समेंट में इरेगुलरिटी हो गई। ठीक है, अब इरेगुलरिटी को चेक करने का काम, यानी कि चेन को, एंडोर्समेंट की चेन को चेक करने का काम पेइंग बैंक का बनता है। लेकिन क्या वो एंडोर्समेंट जेन्युइन है या नहीं है, वो जिम्मेदारी पेइंग बैंक की नहीं होती है। तो पेइंग बैंक को फोर्स्ड एंडोर्समेंट के केस में क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। राइट, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी अच्छे टॉपिक्स को कवर किया। आई होप कि आपको यहां पर वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं फिर से, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।